प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए तृतीय वर्ष इतिहास पेपर फर्स्ट, जिसमें हम ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, अंतिम प्रणाली महालवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी बंदोबस्त की असफलता के बाद महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया और इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महाल अर्थात पूरे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महाल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था, जिसमें गांव के लोग अपने मुखिया के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्खन के कुछ जिले यानी उत्तर भारत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब शामिल था। महालवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह असफल हुई क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपने जेबें भरने लगे। कंपनी को लगान वसूली पर लगान से अधिक खर्च करना पड़ता था। इस व्यवस्था का परिणाम ग्रामीण समुदाय के विखंडन के रूप में सामने आया। सामाजिक दृष्टि से यह व्यवस्था विनाशकारी और आर्थिक दृष्टि से विफल सिद्ध हुई। इस प्रकार जमींदारी प्रथा और रैयतवाड़ी व्यवस्था से भी ये हानिकारक थी। इस व्यवस्था के जनक है हॉल्ट मैकेंजी। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे बेहतर व्यवस्था की तैयारी थी, लेकिन यह बर्ड योजना के नाम से जानी जाती थी। महालवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त का संशोधित और शोषक रूप था। इसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी संपूर्ण गांव के अनुसार तय किया गया। इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती थी और समस्त महाल सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने का उत्तरदायी था। राजस्व वसूली का काम ग्राम प्रधानों पर छोड़ दिया गया। इस व्यवस्था में कृषक का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहता था, बल्कि पूरे गांव का होता था। अगर कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज ही उस भूमि को देखभाल करता था, यानी वो ग्रामदानी भूमि थी। गंगा की घाटी, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों, भारत के अन्य भागों में यह व्यवस्था लागू थी। 1822 में प्रथम बार यह महालवाड़ी व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू की गई और इसमें 2/3 भाग यानी 66% तक लगान के रूप में देना पड़ता था। यह व्यवस्था 30 वर्षों तक लागू की गई। फलस्वरूप कृषकों पर अतिरिक्त लगान का बोझ बढ़ गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने वाली एक मशीन बन गया और इससे अनेक प्रकार के बुरे प्रभाव पड़े। कृषि का विनाश हो गया, कृषकों में गरीबी घर कर गई, कृषि का पतन हो गया और सबसे जो मुख्य बात है यानी कृषि का वाणिज्यकरण यानी व्यापारीकरण हो गया। इस प्रकार इस व्यवस्था में भू राजस्व का जो लगान था वो पूरे गांव के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्रत्येक किसान बराबर का भू राजस्व जमा नहीं करा पाता था।
कोई अधिक वसूली होती थी, किसी से कम होती थी। इस प्रकार इसमें अनेक दोष थे। महालवाड़ी व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसमें महल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल करने के अधिकार, उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई तथा ये यदा कदा मुखियाओं द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाने लगा। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था, इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्येक संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व को हड़प कर कंपनी की आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई भी संबंध नहीं था, यानी दूर दूर तक उनका कोई कल्याणकारी कार्य नहीं था। इसके कारण धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगा तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। इस प्रकार हम तीनों प्रणालियों को देखते हैं तो स्थायी बंदोबस्त समस्त भूमि का 19% था, रैयतवाड़ी 51% थी और महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भू राजस्व कालीन 30% भूभाग पर लागू थी। इस प्रकार दूर दूर तक ये परिणाम दिखाई दिए और इसमें भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महल में या जमींदारों या प्रधानों के साथ किया गया, जो बहुत ही घातक सिद्ध हुआ और किसानों का शोषण बढ़ने लगा। इस प्रकार महलवाड़ी व्यवस्था पूर्ण रूप से असफल रही।